हमारा दूसरा पॉइंट है द हो एंड द प्लॉ। अभी तक हमने जो है वेटलैंड्स जो बंगाल के थे उनकी तरफ जो है पूरा हमारा फोकस था। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ड्रायर जोन पे, यानी जहां एक तरफ सेटल्ड कल्टीवेशन था एक एरिया में, अब हम वहां से शिफ्ट होके उस जगह देखेंगे जहां पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था। आप ये भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आए या कैसे चेंजेस हुए जब जो पीजेंट थे, किसान जो थे, उनकी जो इकोनॉमी थी वो अपनी लिमिट से आगे की तरफ जो है उन्होंने एक्सपेंड करी, जिसमें उन्होंने राजमहल हिल्स के अंदर के जो जंगल थे या जो पैस्चर एरियाज थे उनको एक तरह से अपने में ले लेके उसको खत्म करना शुरू कर दिया। आप ये भी देखेंगे कि इन्हीं चेंजेस के कारण कैसे अलग अलग तरीके के मतभेद जो है उसी क्षेत्र के अंदर होने लगे। इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट आता है इन द हिल्स ऑफ राजमहल। अर्ली 19th सेंचुरी में बुकनान जो है वो ट्रैवल कर रहे थे राजमहल हिल्स के थ्रू। उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये जो हिल्स थी ये इम्पेनिट्रेबल थी, मतलब इसके अंदर आसानी से कोई घुस नहीं सकता। एक ऐसा जोन जहां बहुत कम ट्रैवलर्स जाते थे, जहां पर वाकई में बहुत ज्यादा डेंजर था। जहां कहीं भी वो जाते लोग जो है उनके प्रति काफी बेरुखे होते, वो जो है जो ऑफिशियल्स होते थे उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, उनसे उनका इच्छा नहीं होती थी कि उनकी तरफ से, उनको डर था, उनसे वो रहते थे कि भाई पता नहीं हमारे साथ क्या ना कर दें। एक होता है ना कि आपको उन ऑफिशियल्स का डर होता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां पर आपके जो लोग थे राजमहल हिल्स के वो जो है गांव छोड़ के चले गए या वहां से भाग गए। तो अब ये बात आती है कि ये हिल फोक थे कौन, मतलब जो हिल पे रहने वाले लोग थे वो थे कौन, क्यों वो जो है बुकनान की विजिट से इतना डरते थे। बुकनान के जो जनरल हैं वो हमें एक अप्रिय सॉर्ट ऑफ झलक कह सकते हैं देते हैं इन हिल फोक्स की जो अर्ली 19th सेंचुरी में रहे। इनके जर्नल जो थे वो एक तरह से डायरी के तौर पे हैं उन जगहों के जिनको इन्होंने विजिट किया, उन लोगों के जिनसे ये मिले और उन वहां पर जो जो उन्होंने प्रैक्टिसेस देखी। कि आप जो हैं मतलब जो चीज आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उससे आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर उस क्वेश्चन का जवाब हो। ये हमें बता सकता है एक समय के टाइम पे कुछ हुआ हो उस जगह, वो तो बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बता सकता कि उन लोगों का या जगहों का एक लंबा जो इतिहास रहा होगा उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप जिनसे मिले, आपने जो बातें करी, जो देखा, आपने वो लिखा। अगर इसके बारे में हिस्टोरियंस को जानना है तो उनको जो है और बाकी रिकॉर्ड्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। लेट 18th सेंचुरी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखें अगर, तो हमें पता चलता है कि ये जो हिल फोक्स थे इनको पहाड़ियाज के नाम से जाना जाता था। ये राजमहल हिल्स के अराउंड रहते थे, जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस होती थी उसी पर इनका गुजारा होता था, और ये लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। उसके लिए जंगल के ये पैच को क्लियर करते थे, वहां की झाड़ियां वगैरह काट के, और जो भी उसके नीचे की अंडरग्रोथ होती थी उसको जला देते थे। उन पैचेस पे क्योंकि वो जो है उस ऐश के कारण बहुत ज्यादा उसमें पोटैश हो जाता था, तो पहाड़ियाज जो है यहाँ पर कई तरह की जो है पल्सेस और मिलेट्स को उगाते थे अपने खाने पीने के लिए। फिर ये जो है ग्राउंड को हल्के हल्के तरीके से स्क्रैच करते थे, हो की मदद से कल्टीवेट करते थे। जो पूरा क्लियर लैंड था उसको कुछ सालों के लिए उस पर जो है जो लैंड क्लियर किया गया था कुछ सालों के लिए उस पर खेती करते थे, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते थे ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से रिकवर हो जाए और अपने लिए एक नए एरिया में मूव कर जाते थे। तो ये एक तरह का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था। जंगल से ये कलेक्ट करते थे महुआ। महुआ एक फूल होता है जिसको ये खाने के लिए कलेक्ट करते थे। सिल्क कोकून और रेजिन जो है, जो गोंद होता है, उसको जो है ये सेल के लिए कलेक्ट करते थे। साथ ही साथ लकड़ी जो है चारकोल प्रोडक्शन के लिए भी इकट्ठी करते थे। जो अंडरग्रोथ होती थी वो बिल्कुल मैट की तरह फैल जाती थी ट्रीज के नीचे, और जो पैचेस होते थे ग्रास के वो जो है उस लैंड को कवर कर देते थे जो कि इन्होंने ऐसे ही छोड़ी थी। और फिर ये जो घास होती थी ये इनके कैटल के लिए एक तरह से चारे का काम करती थी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बुकनान के बारे में। अब ये बुकनान थे कौन? फ्रांसिस बुकनान जो है एक फिजिशियन थे जो इंडिया आए थे और बंगाल मेडिकल सर्विस के लिए उन्होंने काम किया था
1794 से 1815 तक। कुछ सालों तक ये सर्जन रहे गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड वेलेस्ले उनके यहाँ। फिर जब ये कलकत्ता में कुछ टाइम के लिए रहे, जो आज का प्रेजेंट डे कोलकाता है, इन्होंने एक जू ऑर्गेनाइज किया जो कि बन गया द कलकत्ता एलिपोर्ट जू। ये इंचार्ज थे बॉटनिकल गार्डन्स के काफी कम पीरियड के लिए। जब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इनसे रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने जो है डिटेल सर्वेज करिए उन एरियाज के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जुरिस्डिक्शन आते थे। 1815 में इनकी तबीयत खराब हुई और ये दोबारा इंग्लैंड चले गए। जब इनकी मदर की डेथ हो गई तो इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को जो है एक तरह से इनको मिल गई और इन्होंने अपना जो फैमिली नेम है हैमिल्टन उसको एक्वायर कर लिया। तो ये जो है ज्यादातर बुकनान हैमिल्टन कहलाए जाने लगे। अब यहाँ आपको एक फिगर दी हुई है 9.8। ये एक गांव की इमेज है राजमहल के अंदर, पहाड़ी गांव की, जिसको कि पेंट किया है विलियम हॉक्स ने 1782 में। विलियम हॉक्स जो है एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे जो कैप्टन कुक के साथ उनकी सेकेंड वॉयज जो पैसिफिक के लिए थी उसमें साथ आए थे और फिर उसके बाद जो है वो इंडिया आ गए। 1781 में ये जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड जो कि उस वक्त कलेक्टर थे भागलपुर के, उसके दोस्त बन गए। जब क्लीवलैंड ने इनको इनवाइट किया तो हॉक्स जो है उनके साथ जंगल महल आए 1782 में और वहां उन्होंने कुछ सेट जो है एक्वाटिंट्स के पेंट किए। अब एक्वाटिंट्स क्या होता है? एक्वाटिंट जो है एक ऐसी पिक्चर होती है जो कि प्रोड्यूस करी जाती है कॉपर शीट को कट करके एसिड के साथ और फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है। उस समय जैसे और ब्रिटिश पेंटर्स थे, हॉक्स भी जो है कुछ चित्रमयी बनाने के लिए ढूंढते थे। जो आर्टिस्ट इस तरीके के चित्र ढूंढना बनाना चाहते थे वो ज्यादातर रोमांटिसिज्म की विचारधारा से इंस्पायर होकर बनाते थे या एक ट्रेडिशन उस थॉट का जो नेचर को सेलिब्रेट करता है, उसकी जो मैग्निफिसेंस यानी एक जो भव्यता है और उसकी पावर को एडमायर करता है। जो रोमांटिक्स थे वो ये मानते थे, सोचते थे कि अगर उसे नेचर की इमेज को बनाना है तो ऐसे में आर्टिस्ट को नेचर को दिखाना पड़ेगा कि एक बिल्कुल ऐसी जगह जहां बहुत सुखद जीवन है, कोई भी मॉडर्न सिविलाइजेशन के द्वारा उसको करप्ट नहीं किया गया है और वहाँ के जो अननोन लैंडस्केप्स हैं उनको डिस्कवर करना, एप्रिशिएट करना, जो वहाँ का लाइट और शेड का जो एक प्ले है, सबलाइन प्ले है, उसको जो है एप्रिशिएट करना कि मतलब अलग अलग रंग बिरंगे तरीके के जिस तरीके से नेचर इतना खूबसूरत होता है उसको दिखाने के लिए। तो इस चीज को सोचते हुए उसकी सर्च में हॉक्स जो है वो राजमहल हिल्स आते। अब वहां उन्होंने देखे फ्लैट लैंडस्केप बिल्कुल मोनोटनस और उनको जो खूबसूरती दिखी वो उसकी रफनेस में, एक इरेगुलरिटी में और वैरायटी में देखने को मिली। मतलब उनको जो है जब वो राजमहल हिल्स आए तो वहाँ की वो जो एक ऊबड़ खाबड़ जिस तरीके की उसकी लैंडस्केपिंग थी, बहुत वैरायटी थी, कोई भी चीज़ समतल नहीं थी, सब इरेगुलर सी थी, वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। एक ऐसा लैंडस्केप जिसको कॉलोनियल ऑफिशियल्स बहुत डेंजरस मानते थे, वाइल्ड मानते थे, उन्हें लगता था कि वहां पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो बहुत ही उपद्रवी हैं। लेकिन जो हॉक की पेंटिंग्स थी उसमें वो बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे मानो विदेशी या सुखद जीवन वाली जो है पेंटिंग्स दिखाई देती है। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग यहाँ पर इन्होंने हॉक ने कितनी खूबसूरत बनाई है। तो अब हम बात करते हैं लाइफ पहाड़ियाज की। पहाड़ियाज जो है वो हंटर्स थे, एक तरह के शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, मतलब वो शिकारी भी थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉर्म बनाते थे। तो एक तरह से वो पूरी तरह उनका जो जुड़ाव था वो जंगल से था। वो झोपड़ियों में रहते थे और आसपास जो है उनके टैमरिंड यानी इमली के ग्रोव्स थे और फिर वो जो है मैंगो ट्रीज के शेड में आराम करते थे। तो उनके नजर में जो पूरा एरिया था वो उनकी जमीन थी। एक तरीके से ये जो इनका पूरा क्षेत्र था, पूरी जो इनकी जमीन थी, वो आधार था इनकी पहचान का और इनके सर्वाइवल का। इसीलिए जो है बाहर के लोगों को अपने एरिया में घुसने के लिए ये लोग काफी हद तक विरोध करते थे। जो यहाँ के चीफ होते थे वो मेंटेन करते थे जो ग्रुप की यूनिटी है उसको, कोई भी अगर झगड़े होते थे उनको सुलझाते थे और
जो ट्राइब्स होती थी उनको बैटल्स में ले जाते थे और दूसरी ट्राइब्स या जो प्लेन के पीपल हैं उनके साथ लड़ाने के लिए भी इनका जो है इस्तेमाल करते थे, बेसिकली जो चीफ थे इनके। अब इससे पहले आगे बढ़े, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं फिगर 9.9 दी हुई है। ये जो है एक व्यू है जंगल टेरिटरी का जिसको पेंट किया है विलियम हॉक्स ने। यहाँ पर जो जंगल हैं वो कम ऊंची पहाड़ियों पे दिखाए गए हैं और जो सबका ऊपर का पोर्शन है वो जो है आपका एक तरह से पूरा पथरीला रॉकी जो है वो अपर रेंजेस दिखाए गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं लगभग 2000 फीट की हाइट तक के होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप जो हिल्स हैं उनके पास जाके देखें या उनको नीचे से ऊपर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हॉग ने ये बताने की कोशिश करी है कि यहां तक पहुंच जो है वो काफी हद तक नामुमकिन है। अब इनका जो बेस था वो हिल्स में था, तो पहाड़ियां जो है वो रेगुलरली प्लेन पर यानी मैदानी इलाकों पर रेड डालते थे जहां पर ये जो बसे हुए सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो रहते थे। ये जो है रेड जरूरी होती थी इनके सर्वाइवल के लिए, खास तौर से उन सालों में जब वहां उनके यहाँ थोड़ी सी कमी हो जाती थी। और एक तरह से ये तरीका था दिखाने का कि हमारी अपनी कितनी पावर है। जो सेटल्ड कम्युनिटीज थी उनके ऊपर ही अपनी ताकत दिखाते थे। साथ ही साथ बाहर वाले के साथ जो हैं उनको कैसे अपने पॉलिटिकल रिलेशंस नेगोशिएट करने हैं उसके भी एक तरीके से ये मेथड्स थे। जो जमींदार थे मैदानी इलाकों में उनको जनरली शांति जो है वो खरीदनी पड़ती थी एक रेगुलर ट्रिब्यूट देकर हिल चीफ्स को। मतलब अगर हिल चीफ के साथ आप चाहते हैं कि उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, साथ आराम से जो है सब चीज़ें शांति से चलती रहे, तो ऐसे में जो यहाँ प्लेन्स पे जमींदार होते थे इनको उनके लिए उनको कुछ देना पड़ता था, तब जाके जो है एक तरह से उनको शांति मिलती थी। नहीं तो ये लोग क्या करते थे, अपनी ताकत दिखाने के लिए इनके ऊपर हमला कर देते थे। इसी तरीके से जो ट्रेडर्स थे वो स्मॉल अमाउंट जो है वो हिल फोक को देते थे, पीस परचेज करते थे इनसे कि ये इनको उन पासेस की परमिशन दे देते थे जो ये ट्रेडर्स कंट्रोल करते थे। एक बार टोल जो है वो पे कर दिया गया तो पहाड़िया चीफ जो हैं फिर वो ट्रेडर्स की रक्षा करते थे, इंश्योर करते थे कि उनके जो गुड्स हैं वो कोई भी उनको और किसी के द्वारा लूटे ना जाए। ये जो नेगोशिएटेड पीस था ये कहीं ना कहीं फ्रेजाइल था, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मजबूत हो। जो लास्ट डिकेड्स थे 18वीं सेंचुरी के उसमें ये टूट गया जब फ्रंटियर्स जो सेंट्रल एग्रीकल्चर के थे वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे थे ईस्टर्न इंडिया में। मतलब जो सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले लोग थे उनकी जो एक लिमिट थी अपने खेतों की वो उस ज़मीन की वो आगे आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। ब्रिटिश ने एनकरेज किया कि आप जंगल को खाली करें और जो ज़मींदार और जोतेदार थे वो जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं उनको राइस फील्ड में कन्वर्ट कर दें। ब्रिटिश के लिए अगर सेटल्ड एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा और बढ़ावा होगा वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो चाहते थे जो सोर्सेज हैं लैंड रेवेन्यू के वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। उनमें क्रॉप्स ऐसे उगाए जाएं जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके और एस्टैब्लिश किया जा सके एक सेटल्ड ऑर्डर सोसाइटी को जिसका आधार ये बन सकता था। साथ ही साथ वो किस तरह से मानते थे कि जंगल में जो लोग रहते हैं वो जो है जंगली हैं, उनको जो है जो लोग थे वहाँ के वो एक तरह से बिल्कुल अनसिविलाइज्ड, अनरूल्ड, बहुत ही पिछड़े हुए और जिनको गवर्न करना आसान नहीं है उस नज़र से देखते थे। तो वो ये चाहते थे कि फॉरेस्ट जो हैं उनको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाए और सेटल्ड एग्रीकल्चर को एस्टैब्लिश किया जाए और जो जंगल के लोग हैं उनको वहाँ से एक तरह से पकड़ा जाए, उनको सिखाया जाए, सभ्य बनाया जाए और उनको ये मनाया जाए कि आप अपना शिकार जो करते हैं उसे छोड़ दें और एक प्लो एग्रीकल्चर जो है उसको अपना लें। मतलब आप भी जो है सेटल्ड हो जाए, इस तरह की नोमैडिक लाइफ जो है आप ना जिए। जैसे जैसे जो सेटल्ड एग्रीकल्चर था अब वो एक्सपेंड होने लग गया तो जो फॉरेस्ट और पेस्टर के एरियाज थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट में होने लग गए। इससे क्या हुआ, जो हिल फोक थे और जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे उनके बीच में एक तरह से मतभेद अब और ज्यादा गहराने लग गया। जो हिल फोक थे यानी जो पहाड़ियाज थे वो अब बसे बसाए गांव पे रेड डालने लग गए और बहुत जल्दी जल्दी रेगुलर उससे जो है वो लोग जो है रेड डालने लगे। वहां से वो जो है उनके अनाज और उनके जानवरों को उठा ले जाते।
जो हताश कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उन्होंने पुरजोर कोशिश करी कि कंट्रोल किया जाए और इन पहाड़ियाज को एक तरह से दबा दिया जाए, पर उनके लिए ये जो टास्क थी ये बहुत मुश्किल थी। 1770s में ब्रिटिश जो हैं उन्होंने अपनाई एक बिल्कुल ब्रूटल पॉलिसी एक्सटर्मिनेशन की, मतलब खत्म कर देने की, जिसमें पहाड़ियों का शिकार करो और उन्हें मार दो। 1780s तक ऑगस्टस क्लीवलैंड जो हैं, जो कि कलेक्टर थे भागलपुर के, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई पैसिफिकेशन की, यानी कि अपीजमेंट की। पहाड़िया चीफ जो हैं उन्हें एक एनुअल यानी सालाना अलाउंस दिया गया और उनको जिम्मेदार ठहराया गया, बनाया गया कि आप जो हैं अपने जो लोग हैं उनका एक तरह से आचरण सही करेंगे। उनसे उम्मीद करी जा रही थी कि वो जो हैं ऑर्डर मेंटेन करेंगे अपनी लोकेलिटी में और अपने जो लोग हैं उनको अनुशासन में रखेंगे। बहुत से पहाड़िया चीफ जो हैं उन्होंने इन अलाउंसेस के लिए मना कर दिया और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी ज्यादातर जो अथॉरिटी थी कम्युनिटी के अंदर वो खत्म हो गई, क्योंकि अब उनको जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है एक तरह से पैसे दे रही थी, तो वो जो है उन्हीं के सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज की तरह या फिर ऐसे चीफ जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, एक निश्चित राशि दी जा रही है, उसकी तरह उनको देखा जाने लग गया। जैसे जैसे पैसिफिकेशन की कैंपेन जो है वो लगातार जारी होने लग गई, पहाड़िया जो है और गहराई में अंदर अपने पहाड़ों में चले गए और अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया जो ये होस्टाइल फोर्सेस थी उनसे, और अगर कोई बाहर से आता था तो उसके साथ वो लोग वॉर करते थे। तभी जब बुकनान जो हैं ट्रैवल कर रहे थे इस रीजन के थ्रू विंटर में 1810-11 के बीच में, तो पहाड़िया जो हैं उनको एक तरह से सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट की नज़र से देख रहे थे, मतलब उनको शक और उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जो उनका अनुभव रहा था इन अपीजमेंट कैंपेन्स का, ये जो मेमोरीज रही थी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तौर पे रिप्रेशन करने की, उनको ये मतलब एक उनकी माइंड में इमेज बन गई थी कि जो ब्रिटिश का अगर हमारे एरिया के अंदर इन दखलंदाजी हुई तो फिर हमारा हाल जो है वो बहुत बुरा होगा। हर वाइट मैन जो है उनके लिए एक पावर का प्रतीक था, जो कि उनकी जो जीने की जिंदगी का तरीका है उसको तबाह करने आया था, और या उनके जो सर्वाइवल के तरीके थे उनको खत्म करने आया था, उनसे उनका कंट्रोल छीनने आया था जो उनके जंगल और जमीनों पे था। वो हर वाइट मैन को उस नजर से देखने लगे थे। इस समय बहुत से नए खतरे जो हैं वो सामने आ रहे थे। संथल जो है उनके इलाकों में आ रहे थे, जंगल साफ कर रहे थे, लकड़ियां काट रहे थे और जमीन पे हल चला रहे थे, राइस और कॉटन उगा रहे थे। अब जैसे लोअर हिल्स जो हैं उसको पूरी तरह से संथल सेटलर्स जो थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, तो पहाड़ियां जो हैं वो और ज्यादा गहराई में अंदर चले गए राजमहल हिल्स की। अगर पहाड़ियां की जो लाइफ थी वो सिंबलाइज होती थी हो से यानी कुदाल से, तो जिसका इस्तेमाल वो करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, तो वही जो सेटलर्स थे उनकी जो पावर थी उसको रिप्रेजेंट करता था प्लॉ यानी हल। जो बैटल थी कुदाल और हल के बीच में वो एक बहुत लंबी लड़ाई थी। नेक्स्ट है द संथल्स, पाइनियर सेटलर्स यानी लीडर थे। 1810 के एंड में बुकनान जो है वो गंजूरिया पहाड़ जो है उसे क्रॉस करके, जो कि राजमहल रेंजेस का हिस्सा था, वहां से होते हुए वो रॉकी कंट्री जो है उसके पीछे पहुंचे और एक गांव में पहुंच गए। एक बहुत पुराना सा गांव था, पर जो लैंड थी उसके आसपास की वो क्लियर करी गई थी अभी हाल ही में, ताकि वहां पर खेती बाड़ी की जा सके। लैंडस्केप को देखते हुए बुकनान को बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले उस क्षेत्र के, जो कि ट्रांसफॉर्म किया गया था प्रॉपर एप्लीकेशन से ह्यूमन लेबर के, मतलब उस जमीन को जो है ह्यूमन लेबर की मदद से पूरा क्लियर करके अच्छे से बनाया गया था। उन्होंने लिखा कि गंजूरिया जो है वो प्रॉपरली इतना कल्टीवेट किया गया है कि ये दिखाने के लिए कि ये जो कंट्री है इसको कितना और ज़्यादा ग्लोरियस बनाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो रिचनेस है, वो जो है इसको और जितना कोई भी यूनिवर्स में होगी ऐसी जगह उसके बराबर बना देगी। यहाँ की सॉइल जो है वो रॉकी है पर अनकॉमनली फाइन है, और कहीं पर भी बुकनान ने इस जगह के अलावा इतना अच्छा टोबैको और मस्टर्ड नहीं देखा। इंक्वायरी करने पर उन्होंने पाया कि ये जो फ्रंटियर्स है कल्टीवेशन के, उसको जो है एक्सटेंड किया जा रहा है संथल्स के द्वारा। वो जो है इस एरिया में मूव कर गए अराउंड 1800, और जो
पहाड़ के लोग थे यहाँ पर, पहाड़ियाज जो थे, उनको जो है यहाँ से हटा दिया, जो खास तौर से यहाँ लोअर स्लोप्स पे रहते थे। संथल्स ने जंगल साफ किए और सेटल कर दिया एक तरह से लैंड को, मतलब बसने योग्य बना दिया। अब संथल्स जो है वो राजमहल हिल्स पहुंचे कैसे? संथल्स जो है वो बंगाल में आए थे अराउंड 1780s में। जमींदार उनको हायर करते थे रिक्लेम करने के लिए लैंड को और कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इनको इन्वाइट करते थे कि तुम जो है जंगल महल्स में सेटल हो जाओ। अब क्योंकि पहाड़ियों को तो वो दबा नहीं पाए या उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पे, तो ब्रिटिश जो है संथल्स की तरफ जो है टर्न हो गए। पहाड़ियाज ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो जंगल नहीं काटेंगे, वो हल नहीं चलाएंगे, उसको छुएंगे भी नहीं, और अपना लगातार जारी रखेंगे, जैसे वो एक उपद्रवी है वो वैसे ही रहेंगे। जबकि संथल्स जो हैं वो बिल्कुल इनके ऑपोजिट थे, वो बिल्कुल आइडियल सेटलर्स थे, जंगल साफ करते थे, जमीन की जो है खुदाई करते थे, हल चलाते थे, पूरी मेहनत करते थे सिंसियरिटी के साथ। अभी यहाँ पर फिगर 9.10 देख सकते हैं आप, ये दी हुई है। ये जो है एक हिल विलेज है संथल कंट्री में, जिसको इलस्ट्रेट किया गया लंदन न्यूज 23 फरवरी 1856 में। ये जो विलेज है ये लोअर राजमहल हिल्स में है, जिसको स्केच किया था वॉल्टर शेरविल ने अर्ली 1850s में। यहाँ पर जो विलेज है वो दिख रही है बिल्कुल शांत, एकदम से काम है और बहुत ही सुखद जीवन है यहाँ का। यहाँ की जो लाइफ है वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, अपने आप में ये लोग बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। जो संथल्स थे उनको जमीन दी गई और उनको मनाया गया, उनको मजबूर किया गया कि आप जो हैं जो राजमहल के फुट हिल्स हैं वहां पर सेटल हो जाएं। 1832 तक एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का उसको डिमार्केट किया गया, मतलब उसको एक तरह से लकीर की दी गई, उसका नाम दिया गया दामिन को। ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो जमीन है ये संथल की है, यहाँ से यहाँ तक की जमीन संथल्स की है। ये जो है इसके अंदर रहेंगे भी, अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर एक तरह से बसे हुए किसान की तरह रहेंगे। जो लैंड ग्रांट की गई थी संथल्स को, वो डिसाइड करती थी कि एटलीस्ट 1/10 जो एरिया है उसको क्लियर किया जाएगा और कल्टीवेट किया जाएगा शुरू के 10 सालों में। जो टेरिटरी जो थी उसका सर्वे किया गया, उसकी मैपिंग की गई, बाउंड्री पिलर्स जो है लगाए गए और उसको सेपरेट कर दिया गया दोनों जो है वर्ल्ड सेटल्ड एग्रीकल्चर्स के, यानी एक तरफ थे प्लेन्स के और एक तरफ थे पहाड़िया हिल्स के। एक तरह से जमीन को उन्होंने बीच में से डिवाइड कर दिया, डिमार्केट कर दिया कि इतना हिस्सा जो है ये पहाड़ियाज का है, इतना हिस्सा जो है ये संथल्स का है, और उसको जो डिमार्केट किया गया उसका नाम दिया गया दामिनको। ये जो डिमार्केशन हुआ दामिनको का, संथल सेटलमेंट जो है वो बहुत तेजी से फैलने लगा। लगभग 40 संथल गांव जो थे वो एरिया में थे 1838 में, और 1473 गांव जो हैं वो 1851 तक बन गए थे। वही उसी पीरियड में संथल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही थी, अभी 3000 से 82,000 हो गई थी। जैसे जैसे कल्टीवेशन फैलता गया, जो रेवेन्यू था उसकी भी तादाद बढ़ने लग गई, और कंपनी के जो कॉफर्स थे, यानी कंपनी की जो इनकम थी, कंपनी की जो अकाउंट था, उसमें जो है खूब ज्यादा पैसा आने लग गया। संथल्स की जो भी मिथ्स थी, सॉन्ग्स थे 19वीं सेंचुरी के, वो रिफर करते हैं बहुत ज़्यादा एक बहुत लंबी हिस्ट्री ट्रैवल की। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि संथल जो हैं वो एक ऐसी, उनका जो पास्ट था वो कंटिन्यूअस मोबिलिटी का था, एक टायरलेस सर्च थी कि वो कहीं पर सेटल होना चाहते थे। तो दामिनको में जो है उनकी जर्नी जो है एक तरह से एंड हुई। 19वीं सेंचुरी में जो भी संथल से रिलेटेड मिथ्स या सॉन्ग्स थे वो यही बताते थे कि उनका जो एक पुराना इतिहास है वो ट्रैवलिंग का रहा है, वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं उस कम्युनिटी को जो कंटिन्यूअसली जो है मूव करती रहती थी, नोमैडिक्स टाइप की थी। हमेशा वो लोग जो है एक ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर वो आकर बस जाए, लेकिन यहाँ दामिनको में आके उनकी जर्नी जो है खत्म हो गई, वो पूरी तरह से यहाँ पर बस गए। जब संथल्स जो हैं वो सेटल हो गए पेरीफेरी में राजमहल हिल्स की, तो पहाड़िया जो हैं वो अब रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी क्या थी कि वो जबरदस्ती उनको जो है पहाड़ों में और अंदर अंदर जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो है अपने आप को लोअर हिल्स तक मूव करना नहीं चाहते थे या वैलीज तक। वो जो है कहाँ सीमित रह गए, बहुत ही अंदर के इलाकों में, अंदरूनी में, जहाँ बिल्कुल ड्राई एरिया था,
और ज्यादा बैरन और रॉकी अपर हिल्स थी, वो वहां तक चले गए क्योंकि वो नीचे नहीं आना चाहते थे। इससे क्या हुआ, उनकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ा। वो लोग जो हैं लॉन्ग टर्म में बिल्कुल गरीब से गरीब होते चले गए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे कि आप जो है नए और नए लैंड पे मूव करें और जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की उसको इस्तेमाल करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो है उनकी पहुंच से दूर हो गई और वो बन गई पार्ट दामिन का, तो पहाड़ियाँ जो हैं अब वो अपना जो मोड था कल्टीवेशन का उसको पूरी तरह से सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। जब फॉरेस्ट जो है उस एरिया के क्लियर कर दिए गए कल्टीवेशन के, और जो हंटर्स थे तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। संथल्स जो हैं उन्होंने अपनी जो एक मूवेबिलिटी वाली जो लाइफ थी, मोबिलिटी वाली, उन्होंने उसको तो छोड़ दिया पहले की। अब वो सेटल हो गए, कल्टीवेट करते थे बहुत सारे कमर्शियल क्रॉप्स मार्केट के लिए, और साथ ही साथ डीलर जो ट्रेडिंग करते थे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के साथ उनकी डीलिंग चलती थी। तो संथल्स ने तो बहुत अच्छी लाइफ लीड करनी शुरू कर दी थी। पहाड़ियाँ की उधर हालत बुरी होती जा रही थी क्योंकि वो शिफ्ट हो के इतने अंदर इलाके में चले गए थे जो पूरी तरह से ड्राई और बैरन था। संथल्स जो थे उनको बहुत जल्द समझ में आ गया था कि जो अभी तक जमीन उनके अंडर कल्टीवेशन थी वो उनके हाथों से फिसलती जा रही है। स्टेट जो है बहुत ज्यादा उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा रहे थे उनकी जमीन पर, जो संथल्स ने क्लियर करी थी। मनी लेंडर्स यानी उनकी नजर में वो डिकूज थे, डाकू जैसे थे, जो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे और जमीन ले लेते थे अगर उनकी जो कर्ज है वो चुका नहीं पाते थे। वहीं सेम जमींदार जो हैं वो भी धीमे धीमे दमन एरिया में जो है या दामिन एरिया में अपने कंट्रोल को बढ़ाते जा रहे थे। 1850 तक संथल्स को जो है अब समझ में आ गया था कि अब टाइम आ गया है कि उन्हें जमींदार, मनी लेंडर्स और कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट अपना बगावत करनी पड़ेगी ताकि वो अपने लिए एक ऐसी आइडियल दुनिया जो है उसे क्रिएट कर सके जहां वो उसको रूल कर पाए। संथल रिवोल्ट जो हुआ 1855-56 का, उसके बाद जो है संथल परगना जो है वो क्रिएट किया गया, लगभग 5500 स्क्वायर माइल्स का। डिस्ट्रिक्ट जो भागलपुर और बीरभूम है वहां से लेके डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर और बीरभूम तक। कॉलोनियल स्टेट को उम्मीद थी कि एक नई टेरिटरी जो है संथल्स के क्रिएट करने के लिए अगर कर दी जाती है और उनके ऊपर कुछ स्पेशल लॉज उसके अंदर लगा दी जाती हैं तो संथल्स के साथ समझौता किया जा सकता है। यहाँ फिगर 9.11 है। इसमें सिद्धू मांझी हैं जो कि लीडर थे संथल रेबेलियन के। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक नीचे इमेज दी हुई है 9.12। यहाँ संथल्स जो हैं वो ब्रिटिश राज के जो सिपाही उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा इलस्ट्रेट किया गया लंदन न्यूज 23 फरवरी 1856 में। रेबेलियन जो हैं उन्होंने जो ब्रिटिश का परसेप्शन था संथल्स का वो बिल्कुल बदल के रख दिया। जो कहीं पहले उनको गांव जो है बहुत ही शांति और पीसफुल दिखता था, अब वो ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर भी जो है बहुत ही हिंसक और जैसे लड़ने झगड़ने वाले काम होने शुरू हो गए हैं, ऐसी जगह बन गई है। पहले उनको लगता था ये लोग बहुत शांत हैं, पर बाद में उनकी नजर में ये लोग भी जो हैं वैसे ही वाइल्ड और सैवेज डीड्स करने वाले लोग बन गए थे। अब यहाँ दी हुई है फिगर 9.13। यहाँ संथल के जो गांव थे उनको जला दिया गया। लंदन न्यूज 23 फरवरी 1856 का। जब जो बगावत थी उसको क्रश कर दिया गया, जो विरोध था उसको क्रश कर दिया गया। फिर जो है उस इलाके की छानबीन हुई, जो भी उनमें जिनको शक था उनको उठाया गया और गांव को आग लगा दी गई। यहाँ पर जो है इमेजेस जो बर्निंग विलेजेस की हैं वो दिखाई गई हैं पब्लिक को इंग्लैंड के अंदर। एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन है कि ब्रिटिश जो है वो कितने ताकतवर हैं और उनमें ये क्षमता है कि वो जो है बगावतियों को जो है क्रश कर सकते हैं और वहां पर कॉलोनियल ऑर्डर लागू कर सकते हैं। तो ये जो है इमेज दिखाई गई थी। इसी तरीके से एक इमेज और दी हुई है नीचे, ये है फिगर 9.14। यहाँ संथल प्रिजनर्स जो है उनको ले जाया जा रहा है। लंदन न्यूज 1856 का है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की इमेजेस जो हैं वो काफी हद तक पॉलिटिकल मैसेजेस कन्वे करती हैं। सेंटर में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो एलिफेंट पे राइड कर रहे हैं अपनी जीत की खुशी को दर्शाते हुए। एक ऑफिसर हॉर्स पे है जो कि हुक्का स्मोक कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है ये किस बात पे जोर देती है
कि जो ट्रबल का टाइम था वो खत्म हो गया, रेबेलियंस जो है वो क्रश कर दिए गए। अब जो रेबेलियंस हैं वो किस में है? चेन्स में, उनको जंजीरों से बांध के ले जाया जा रहा है और यहां से वो उनको जेल ले जा रहे हैं, जिनके लिए जो उनके चारों तरफ जो चल रहे हैं वो कंपनी के सोल्जर्स हैं। तो बेसिकली दिखाया ये जा रहा है कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर थी उसने अपनी ताकत दिखा दी, संथल्स को अंडर कंट्रोल कर लिया, जो पकड़े गए हैं उनको जेल में ले जाया जा रहा है। द अकाउंट्स ऑफ बुकनान। जो भी हम अभी तक निष्कर्ष निकाल रहे हैं बुकनान के अकाउंट में, उनकी रिपोर्ट्स को रीड करते हुए, उस टाइम पे हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो किसके एम्प्लॉय थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उनकी जो जर्नी थी वो ऐसा नहीं था कि खाली उनको लैंडस्केप से बहुत ज्यादा प्यार था या वो अननोन को डिस्कवर करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे। नहीं, वो हर जगह जो मार्च कर रहे थे उनके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी चलती थी लोगों की। ड्राफ्ट्समैन होते थे, सर्वेयर्स होते थे, पालकी उठाने वाले होते थे, कुली होते थे। जो उनका कॉस्ट था ट्रैवल का वो कौन बेयर कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो वो बुकनान से उम्मीद करते थे कि वो कलेक्ट करके उनको लाकर देंगे। बुकनान को जो है कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि उनको क्या देखना है वहां पर और क्या उनको वहां से रिकॉर्ड करके लाना है। जब वो जो है उस गांव में पहुंचते थे, किसी भी गांव में पहुंचते थे अपनी लोगों की आर्मी के साथ, तो उनको इमीडिएटली एजेंट की तरह देखा जाता था सरकार के। अब जैसे जैसे कंपनी की पावर जो है वो बढ़ती जा रही थी, इकट्ठी होती जा रही थी, अपना जो कॉमर्स है उसको एक्सपैंड करते जा रहे थे, तो एक तरीके से वो नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढ रहे थे जिसको वो कंट्रोल कर सके और एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि कंपनी को अपनी पावर बढ़ानी थी, अपने कॉमर्स को और ज्यादा एक्सपैंड करना था। तो उसको तो यहाँ से, हमारी कंट्री से नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश थी जिसको वो कंट्रोल कर सके और फिर उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सके। उन्होंने लैंडस्केप सर्वे करे, रेवेन्यू सोर्सेस जो हैं उनका सर्वे हुआ, ऑर्गेनाइज कराए गए वॉयज डिस्कवरी के लिए अपने जियोलॉजिस्ट हैं, ज्योग्राफर्स हैं, बॉटनिस्ट हैं, मेडिकल मैन हैं, इन सबको भेजा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लेके आए। बुकनान जो है वो ऐसा नहीं है, वो नो डाउट एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर थे, लेकिन वो भी एक थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही आदमी। जहां जहां बुकनान गए उन्होंने वहां पर मेनली स्टोन्स और रॉक्स को ऑब्जर्व किया, या जो अलग अलग स्ट्रेटा और लेयर्स थे सॉइल के उनको ऑब्जर्व किया। उन्होंने मिनरल्स ढूंढे, स्टोन्स के लिए तलाश करी जो कि कमर्शियल तौर पे काफी कीमती थे। हर साइंस जो क्या कहते हैं आयरन ओर के, माइका, ग्रेनाइट, सॉल्टपीटर, जो भी उन्हें मिला उन्हें रिकॉर्ड किया। वो केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे लोकल प्रैक्टिसेस सॉल्ट बनाने की, आयरन और माइनिंग की। जब बुकनान जो है लैंडस्केप के बारे में लिखते हैं तो उसमें मेनली जो है उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो ये नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा या लैंडस्केप कैसा था, बल्कि उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कैसे उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, कौन से क्रॉप्स यहाँ कल्टीवेट हो सकते हैं, कौन सी चीज को काटा जा सकता है, कौन से को उगाया जा सकता है। और हमें जो है याद रखना चाहिए कि उनका जो विजन था, उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे उनसे। उनका जो असेसमेंट था वो था कि क्या जरूरी है एक कमर्शियल कंसर्न जो कंपनी का है उसको शेप देने के लिए, या उसको कैसे शेप दी जाएगी, ये जो भी वो सोचते थे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कंसर्न्स को कि उनका फाइनेंस कैसे बढ़ाना है उसको ध्यान में रख के सोचते थे, या मॉडर्न वेस्टर्न नोशंस जो हैं जो उनके लिए प्रोग्रेस लेके आए उस चीज से सोच के वो जो है इन चीजों को ऑब्जर्व करते थे। बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे जो लाइफस्टाइल थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स उनके, और मानते थे कि जो फॉरेस्ट है उसको टर्न करना चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड के फॉर्म में, जो ऐसे कन्वर्ट करना चाहिए। यहां पर आपको सोर्स 3 दिया है, बुकनान ऑन द संथल्स। बुकनान जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि संथल के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उसके बारे में इन्होंने यहां पर बताया है। वो ये कहते हैं कि संथल जो है वो बहुत स्किल्ड थे, खास तौर से जंगल को क्लीन करने में, पर या नया लैंड जो उनको बनाना होता था फार्मिंग के लिए, उसके लिए वो बहुत ज्यादा
क्लेवर थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो है बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही पुअर तरीके से रहते थे। उनकी जो हट्स होती थी वो बहुत ही बेसिक बनी हुई होती थी, ना तो उनके अराउंड फेंस होती थी, और जो वॉल्स होती थी वो भी बहुत छोटी छोटी स्टिक्स की बनी होती थी जो बिल्कुल सीधी खड़ी होती थी, जिसको वो मड और क्ले से अंदर से उसको कवर कर देते थे। हट्स जो थी वो बहुत छोटी होती थी और साथ ही साथ अनटाइडी होती थी, फ्लैट रूफ्स होते थे जिसकी ना तो कोई आर्च होती थी ना कोई शेप होता था। तो बेसिकली बुकनान जो है एडमायर कर रहे हैं कि संथल्स जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग होते थे, स्किल थे फार्मिंग करने के लिए, लेकिन उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत ही सिंपल और रफ थी। तो ये चीज जो है बुकनान ने बताई है संथल्स के बारे में। इसी तरीके से आपका ये है सोर्स 4, रॉक्स नियर कदवा। अगेन ये भी बुकनान का ही एक एक्सप्लेनेशन है। उनका जो जर्नल था उसमें बुकनान जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके के रॉक्स थे वहां पर, जो कि उन्होंने कदवा के पास देखे जब वो वहां से ट्रैवल कर रहे थे। वो लिखते हैं कि लगभग 1 माइल आगे वो जो है एक लो रॉकी एरिया में आकर पहुंचे। रॉक्स में जो है ऐसा नहीं था कि बहुत सारी विजिबल लेयर्स हों, ऐसा नहीं था, कुछ नहीं दिख रहा था। वो जो है बहुत ही फाइन ग्रेन्ड ग्रेनाइट से बनी हुई थी, एक तरह की हार्ड रॉक होती है जिसमें रेडिश फेल्सपार था, क्वार्ट्ज था और ब्लैक माइका थी। ये जो मिनरल्स हैं ये सारे ग्रेनाइट में पाए जाते हैं। हाफ अ माइल फर्दर जब वो आगे चले तो उनको एक और अनदर टाइप ऑफ रॉक मिली। ये भी जो है विदाउट लेयर्स थी। इसमें जो है बहुत ही फाइन ग्रेन्ड ग्रेनाइट था जिसके साथ येलोइश फेल्सपार था, व्हाइटिश क्वार्ट्ज थी और ब्लैक माइका थी। तो बेसिकली बुकनान जो हैं बहुत ही ध्यान से नोट कर रहे थे अलग अलग तरीके की जो ग्रेनाइट रॉक्स थी और उनका कलर, टेक्सचर और मिनरल्स को डिटेल में वो डिस्क्राइब कर रहे थे।